गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में मैं जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूं OMU 2021 OM यानी ओवरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड 2021 के क्वेश्चंस जो 91 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक के जो क्वेश्चंस हैं उसको अपलोड कर रहा हूं दोस्तों। 90 नंबर तक के क्वेश्चंस जो है मैं अपलोड कर चुका हूं इसके पिछले के वीडियो में, वो आप देखिए और सब्सक्राइब कीजिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास को जो यूट्यूब चैनल है। उस साथ ही आप उसको लाइक करते हुए अपना कमेंट्स दीजिए, अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस आपके डाउट को दूर करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों यहाँ पर एक कैंडिडेट हमसे ये रिक्वेस्ट किए हैं कि ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराने के लिए, और भी कैंडिडेट्स जिनको ऑनलाइन क्लासेस करने की इच्छा है वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, मैं टाइम निर्धारित करता हूं, उस आधार पर मैं ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करूंगा। जैसा आपका सब्जेक्ट जो एग्जाम में आपको देनी है उस सब्जेक्ट के अनुसार मैं टाइम आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए दूंगा दोस्तों। तो कमेंट्स बॉक्स में ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपना बताइए दोस्तों सब्जेक्ट कौन सी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चालू करनी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज ये जो ओवरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड की जो क्वेश्चंस है उसको मैं पढ़ता हूं और आगे बढ़ता हूं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 91 देखिए दोस्तों क्या कहता है। Women are allowed to work in underground mine excluding technical supervisory and managerial work। तो यहां पर कहता है दोस्तों कि वोमेन जो औरतें होती हैं अंडरग्राउंड माइन में अलाउ की जाती हैं काम के लिए, जिसके संबंध में रेगुलेशन में सेक्शन में सुधार की गई है। 46 पहले जो थी उसको प्रोहिबिट करके सेक्शन 83 के अंतर्गत ये नया सेक्शन तैयार किया गया है दोस्तों, अमेंडमेंट किया गया है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 57 भी जो है इसी सब सेक्शन पर रिलेटेड था, जिसको आप लोग कर चुके हैं, जिसका चैनल जो लिंक है मैं यहां पर नीचे लिख दिया हूं। इस लिंक के तहत उस वीडियो को देख करके कट एंड पेस्ट भी किया हूं, समझाया भी हूं कि वोमन के संबंध में, एम्प्लॉयमेंट के संबंध में क्या हमारे सेक्शन में माइंस एक्ट में कहा है दोस्तों। तो यहां पर अंडरग्राउंड माइन में वर्क के लिए अलाउ जो की जाती है औरतों को, वो उस किस कैपेसिटी के लिए, तो टेक्निकल सुपरवाइजर और मैनेजरियल कैपेसिटी के लिए। तो ये किस समय के बीच में की जाती है, ऑप्शन ए पढ़ते हैं दोस्तों, बिटवीन 7 PM टू 6 AM, बिटवीन 6 AM टू 7 PM, बिटवीन ब्रेक टाइम, बिटवीन 10 AM टू 5 PM, नो रिस्ट्रिक्शन। तो यहां पर जो है किसके लिए की जाती है, 6 कब की जाती है, 6 AM से 7 PM के बीच में की जाती है दोस्तों। ये जो लिंक दिखाई दे रही है नीचे में, इस लिंक में आप जाइएगा तो आपको जो है ये नियोजन, जो औरतों की नियोजन है उस संबंध में पूरी डिटेल में समझाया हूं। तो ऑप्शन बी को टिक लगाते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सेक्शन 83 माइंस एक्ट 1952 का 83 सेक्शन में मेंशन किया है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अब 92 क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 92 आपके सामने आ गई है। देखिए क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग, यानी कि कॉलम ए और कॉलम बी दो दिए हुए इस टेबल में, और इस कॉलम ए को पढ़ते हुए कॉलम बी से कौन सी मैच कर रही है, PQRS का 1 2 3 4 से कौन सी मैच कर रही है वो बतानी है दोस्तों। तो यहां पर ड्रेगर BG4 का नाम पढ़ते ही आपको याद आना चाहिए दोस्तों कि ये सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस है, SCBA जिसको बोलते हैं, SCBA है। तो यहां पर P का जो है 3 हो जाएगा, तो P का 3 तुरंत आप ऑप्शन में मैच करने का प्रयास कीजिए। तो A नंबर या C नंबर ही जो है आपकी आंसर होनी चाहिए दोस्तों। अब यहां पर Q का 2 इसमें भी दिया है, A में भी दिया है, और Q का 2 C में भी दिया है। तो अब R पर आते हैं दोस्तों। R में 1 दिया है, R में 4 दिया है। तो R को पढ़िए, ड्रेगर पल्मोटर क्या होता है। तो ड्रेगर पल्मोटर आपको दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो है आपका क्या है, यहां पर पढ़िए आपको ड्रेगर पल्मोटर क्या है। तो ड्रेगर पल्मोटर
रेसुसिटेटिंग अपरेटस, जिसको रिवाइविंग अपरेटस भी कहते हैं, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्या चीज? ड्रैगर पल्मोटर, सेल्फ रेसुसिटेटिंग रेसुसिटेशन ऑपरेटस या रिवाइविंग अपरेटस कहते हैं, पुनरुज्जीवी उपकरण कहते हैं। तो ये पल्मोटर जो है ये हो गई, तो आर का 4 होगा दोस्तों, आर का 4 हो गई। तो ये सी नंबर पर ज्यादा जा रही है दोस्तों। एस का 1 चेक कर लीजिए कि 1 जो है ओपन सर्किट केमिकल ऑक्सीजन सेल्फ रेस्क्यूअर है, तो ये एस का 1 होगी। इस तरह से आप आंसर सी को टिक लगाते हुए आप इसका आंसर देख सकते हैं दोस्तों। मैं यहां रेफरेंस में लिखा हूं कि MS2 माइनिंग सप्लीमेंट 2 पेज नंबर 60 और 61 में, जो कि बाई HN कर्माकर, जो सर नहीं रहे उनको प्रणाम करता हूं। इस पृथ्वी पर पिछले महीने में उनकी स्वर्गवास हो गई। तो चलिए दोस्तों, माइनिंग सप्लीमेंट 2 का पेज नंबर 60 और 61 में जो रेस्क्यू अपरेटस है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ये मैं कट पेस्ट करके रखा हूं दोस्तों, जो आप यहां पे देख रहे होंगे। कंडीशन ऑफ यूज एंड लिमिटेशन इफ एनी ऑफ सम इक्विपमेंट एंड अपरेटस। तो यहां पर देखिए अपरेटस दिया हुआ है जिसमें सेल्फ रेस्क्यूअर दी हुई है, एग्जांपल दिया हुआ है MSA, आयर और फेंजी। तो ये आपकी जो है क्या है? सेल्फ रेस्क्यूअर है, जिसको अभी प्रोहिबिट करके सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर बनाया हुआ है, उसके बारे में कहा गया है। तो कंडीशन अंडर विच यूज, किस कंडीशन में इसको यूज करना है, जिसको अभी हम लोग पढ़ते नहीं है, क्योंकि ये क्या जो सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर आ गई है उस संबंध में, वो जो कि किसी भी इर्रिस्पेक्टिबल एटमॉस्फेयर पर जो है ये SC जो सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर है वो काम करती है दोस्तों। लेकिन जो पहले की सेल्फ रेस्क्यूअर थी वो जब तक 17% नहीं रहती ऑक्सीजन तब तक वो काम नहीं करती है। साथ ही CO जो है 1.5% से अधिक नहीं होने पर ही वो काम करती थी। अदर पॉइजनस गैसेस शुड बी नॉट प्रेजेंट, SO2 NO2 भी वहां पर नहीं रहनी चाहिए दोस्तों। तो ये सेल्फ रेस्क्यूअर की ये लिमिटेशन थी, जिसको प्रोहिबिट करके DGMS ने सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर SCSAR को जो है लॉन्च किया हुआ है दोस्तों। तो ये आप देखिए कि सेल्फ रेस्क्यूअर की जगह पर SCSAR को लॉन्च किया। यहां पर देखिए दोस्तों, दूसरी कॉलम में सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस एग्जांपल यहां पर बात किया है, ड्रैगर जो BG4 और ड्रैगर 174 की बात किया हुआ है। तो इसकी आपके पिछले प्रश्न में जो है दी हुई थी। उसी तरह से यहां पे आप देखिएगा रेसुसिटेटिंग एपरेटस है, जिसका एग्जांपल यहां पर पल्मोटर दिया हुआ है, जो आपके एग्जाम में पूछी हुई है दोस्तों अभी पिछले वाले प्रश्न में। तो इसके जो यूज हैं और जो लिमिटेशन है, कब इनको किन परिस्थितियों में इसका यूज करना है, यहां मैं कट पेस्ट करके जो है दिखा दिया हूं दोस्तों। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। जो रेस्क्यू एपरेटस हैं अपने रेस्क्यू स्टेशन में जो मेंटेन किए जाते हैं दोस्तों। तो अपन लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 93 रही। 93 क्या है दोस्तों? द एटमॉस्फेयर, ये रही कर्सर आपके सामने, पढ़ने की कोशिश कीजिए कर्सर के साथ। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है? द एटमॉस्फेयर बिकम्स नॉन एक्सप्लोसिव इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी परसेंट ऑफ द फायर डैम्प इफ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ ब्लैक डैम्प इज। यहां पर मतलब समझते हैं दोस्तों, एटमॉस्फेयर जो नॉन एक्सप्लोसिव इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी परसेंट ऑफ फायर डंप, ऐसा एटमॉस्फेयर जो कि नॉन एक्सप्लोसिव है, जो कि फायर डंप का किसी भी परसेंट में वहां पर उपस्थित है, वो जो कि नॉन एक्सप्लोसिव के रूप में है, यानी कि वो विस्फोट नहीं करा सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो ब्लैक डैम्प है उसकी मिनिमम परसेंटेज कितनी हो चाहिए, कम से कम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? ब्लैक डैम्प दोस्तों क्या होती है सभी कोई जानते होंगे, लेकिन रिपीट कर लीजिए। ये नाइट्रोजन N2 और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको ब्लैक डैम्प कहते हैं। और यहां फायर डैम्प जो होती है, मीथेन गैस होती है, इनफ्लेमेबल गैस जो होती है, इन फायर डैम्प होती है। तो यहां पर देखिए ए नंबर में 35%, बी नंबर में 25%, सी नंबर में 20%, डी नंबर में 50%, ई नंबर में 15%। यहां पर दोस्तों मैं लिखा हूं कि ब्लैक डैम्प अगर 15% अगर रहती है, जिसमें CO और N2 रहता है, तो अगर हवा में 15% अगर आपकी ब्लैक डैम्प है तो बाकी कितनी बची? 100 में से आप घटा दीजिए 15 को 15 को, तो ये 85% होते जो लेफ्ट बाकी हवा मैं यहां पर लिखा हूं। और उसके बाद ये जो 85% बचती है दोस्तों हवा, इस
85% का ही जो है 1/5 ऑक्सीजन रहता है। तो 1/5 मैं 85 का 1/5 निकालने का प्रयास किया हूं तो 17% ऑक्सीजन यहां पर दिखाई दे रही है दोस्तों। क्या 17% में आप माचिस का तिली मारते हैं या फिर जो है कोई इग्निशन सोर्स वहां पे काम करने का एक्टिव रहती है क्या? तो 17% रहने पर इग्निशन सोर्स एक्टिव नहीं हो सकती है, यानी कि वो जो फायर डैम्प है, जो मीथेन गैस है, उसको एक्सप्लोसिव नहीं कर सकती, मतलब उसको इग्नाइट नहीं कर सकती है दोस्तों। तो यहां पर जो 15% दी है उसी तरह से आप 20% में भी चेक कर सकते हैं कि 100 में से 20 घटाइएगा तो इससे 17 से जो है ऑक्सीजन आपकी और कम हो जाएगी। तो उस स्थिति में इग्निशन सोर्स एक्टिव नहीं रहेगा, काम नहीं करेगा, वो जो इन्फ्लेमेबल गैसेस हैं उसको जला नहीं पाएगा, कंबस्टिबल मटेरियल है उसको जला नहीं पाएगा दोस्तों। परंतु ये क्या कहता है फ्लेम सेफ्टी लैंप या अन्य केसेस में 17.5% O2 रहने पर इग्निशन सोर्स एक्टिव रहती है। अदर गैसेस यानी कि 70.5% से जब यहां पर देखते हैं कि फ्लेम सेफ्टी लैंप आपकी बुझ जाती है, फ्लेम जो है बुझ जाती है उससे कम रहने पर, तो उससे जब अधिक रहेगी ऑक्सीजन तभी जो है वो एक्टिव रहेगा। कौन? इग्निशन सोर्सेज। अदर गैसेस इसमें कितने रहेंगे दोस्तों? जब आप 15% कह दिए क्या ब्लैक डैम्प, 17% कह दिए ऑक्सीजन, तो 15 17 32 हो गया। 100 में से 32% घटाएगा तो 68% आपको फायर डैम्प और अदर गैसेस पाए जा रहे हैं दोस्तों, 68%। तो यहां जो नॉन एक्सप्लोसिव इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी परसेंट ऑफ फायर डैम्प के किसी भी परसेंटेज में ये जो काम नहीं करेगी, इग्निशन सोर्स एक्टिव नहीं रहेगा। तो ये आप यहां पे मैं लिख दिया हूं कि सो दैट एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर बिकम्स नॉन एक्सप्लोसिव। एटमॉस्फेयर जो है वो नॉन एक्सप्लोसिव होगी फायर डैम्प के कारण से। तो ये आंसर ई को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए दोस्तों। 94 नंबर का क्वेश्चन में देखिए यहां पर क्या कहता है, डिलेटेंसी। एक नई वर्ड आ रही है दोस्तों, डिलेटेंसी, जिसको प्रलंबन कहते हैं। ये इसका मतलब ऑफ रॉक इज एसोसिएटेड विद। यहां पर मैं बता देता हूं कि आपकी डिलेटेंसी क्या होती है। जब कोई मिट्टी द्रव पदार्थों के साथ मिलकर के उसके ऊपर प्रेशर लंबे समय तक बनी रहती है तो वो एक सोलिडिफाइड हो जाती है, विस्कस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है सोलिडिफाइड होकर के प्रेशर के साथ। तो इस घटना को ही डिलेटेंसी या प्रलंबन कहते हैं। तो ये डिलेटेंसी ऑफ रॉक इज एसोसिएटेड विद, ये रॉक का, पत्थर का जो डिलेटेंसी होता है, मिट्टी और द्रव आदि मिल करके जब उसके ऊपर प्रेशर बढ़ते हैं रॉक के ऊपर तो वो सोलिडिफाइड हो जाती है, सॉलिड अवस्था में बदल जाती है। विस्कस सब्सटेंस जो सॉलिड अवस्था में बदलती है उसी को घटना को कहते हैं डिलेटेंसी। तो ये नंबर में देखिए कहता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया आफ्टर फ्रेगमेंटेशन, डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ रॉक, इंक्रीज इन शियर स्ट्रेंथ ड्यू टू द क्रैकिंग ऑफ रॉक, डी इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू द क्रैकिंग ऑफ रॉक। यहां पर ई नंबर में नन दिया, देखिए मैं यहां पे कट पेस्ट करके दिखाया हूं दोस्तों कि डिलेटेंसी क्या होती है। द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ए ग्रेनुलर सब्सटेंसेस, जो दानेदार सब्सटेंसेस होते हैं, व्हेन इट्स शेप इज चेंज, जब उसकी शेप चेंज हो जाती है तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है दोस्तों, बिकॉज ऑफ ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन द इट्स कंपोनेंट पार्टिकल। जो उसके पार्टिकल्स होते हैं आपस में दूरी बना लेते हैं और वो उसकी वॉल्यूम जो है बढ़ जाती है। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू द क्रैकिंग ऑफ रॉक, रॉक में जो है बहुत सारे मल्टीपल क्रैक जनरेट हो जाते हैं जब वो प्रेशर उसके ऊपर आती है, रॉक के ऊपर जो कई लिक्विड, विस्कस लिक्विड से मिलकर के बनी होती है, विस्कस सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है। देखिए द फिनोमिना मतलब कि घटना, वेयर बाय ए विस्कस सब्सटेंस सॉलिडिफाइड अंडर द प्रेशर, प्रेशर के अंतर्गत जो है विस्कस सब्सटेंस सॉलिडिफाइड हो जाती है, बहने वाली जो पदार्थें होती हैं वो सॉलिड में बदल जाती हैं। तो ये डिलेटेंसी हो गई दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में आते हैं दोस्तों 95 में। यहाँ द मैक्सिमम एयर वेलोसिटी एट द फेज के पास मिनिमम एयर वेलोसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, जिसकी शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसमें लाइक और कमेंट भी बहुत सारे आए हुए हैं। यहाँ पर मैक्सिमम एयर वेलोसिटी आपको याद होनी चाहिए, आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि जो मिनिमम एयर वेलोसिटी है वो तो फेज के ऊपर कह दिया हुआ है कि 0.5 मीटर पर सेकेंड से कम नहीं होगी। ये
ब्रिटिश पर्दे के इनटेक तरफ या फेस से जस्ट आउट बाई का जो कनेक्शन है, नियरेस्ट जो कनेक्शन है वहां पर 0.5 मीटर पर सेकंड से कम नहीं चाहिए, 30 मीटर प्रति मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। वहां पर कम नहीं होनी चाहिए कहता है दोस्तों डीजीएमएस से अपनी ब्रीदिंग को लेकर के, अपनी फिटनेस को लेकर के। लेकिन जो मैक्सिमम उसको हम बढ़ाते हैं तो कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी प्रश्न आपके सामने पूछी हुई है। और क्यों नहीं होना चाहिए, पहले आप क्यों नहीं होना चाहिए समझ लीजिए दोस्तों। जैसे ही हवा की गति अधिक हो जाती है, बहुत अधिक होती है, तो वहां पर जो डस्ट पार्टिकल सपोर्ट पर, साइड पर, रूफ में, फ्लोर में रहते हैं या कटिंग होती रहती है कंटिन्यूस माइनर या सीरर द्वारा, तो वो डस्ट जो है लेडन एटमॉस्फेयर में, बहुत सारे एटमॉस्फेयर में घूमना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक्सप्लोजन का कारण भी बन सकते हैं और साथ ही हमारे सांस द्वारा अंदर की ओर जाते हैं, जो कि ब्रीदिंग सिस्टम को इफेक्ट करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है लंबे समय तक काम करने से। सिलिकोसिस और न्यूमोकोनियोसिस जैसी बीमारी घेरने लगते हैं, प्रभावित करने लगते हैं दोस्तों। तो एयर वेलोसिटी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमम रहना चाहिए दोस्तों, यानी कि मध्यम रहना चाहिए। वो कितनी रहना चाहिए, यहां पर मैं कट पेस्ट करके अपने जो फर्स्ट क्लास की जो नोट्स है उसको मैं यहां पर सामने में रखा हूं दोस्तों, कि जो ऑप्टिमम वेलोसिटी है वो कितनी है। यहां पर ऑप्शन में भी दिया हुआ है 3, 4, 7 कितना। तो यहां पर जो है आपको जो 4 मीटर पर सेकंड से अधिक नहीं होनी चाहिए, 4 मीटर पर सेकंड से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ 4 मीटर पर सेकंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों, जिसका मैं जो है आंसर ए कह करके लिख दिया हूं। लॉन्ग वॉल फेस एंड एट द कंटिन्यूस मैनर फेस द मैक्सिमम एयर वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ पर डस्ट कंट्रोल मेजर्स जो है, वेट कटिंग के लिए जो पिक फ्लशिंग है, वेट कटिंग के लिए मैं लिखा हूं कि जब भी आप कंटिन्यूस माइनर या फिर सीरर से कोयला कट करने का काम करते हैं या फिर सरफेस ओपन कास्ट माइनर में सरफेस माइनर से कोयला कट करने का काम करते हैं, तो पिक फ्लशिंग यानी कि जो टीथ होती है, दांत होती है, उसके ऊपर वाटर का कंटिन्यूअस जो है गिराव होना चाहिए, गिरते रहना चाहिए। इंटरलॉकिंग होना चाहिए दोस्तों, यानी कि जब पीक जो है कोयले को तब तक नहीं काटेगी जब तक कि उसके ऊपर वाटर का पानी का प्रेशर चालू नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग का सिस्टम। वाटर प्रेशर जो रहती है उसमें 5 से 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहती है। इतना प्रेशर रहने पर ही जो है आपकी जो डस्ट है वो मारने का काम करती है। तो यहां पर जो है चौथा वर्ड में लिखा हूं कंजप्शन, जो वाटर की कंजप्शन है 0.5 से लेकर के इतना, यानी कि 1.20 क्यूबिक मीटर पर टन के हिसाब से जो है वाटर कंजप्शन। लेकिन अपनी जरूरी क्या है इस प्रश्न के लिए, वेलोसिटी ऑफ वेंटिलेशन एयर एट फेस 3 to 4 मीटर पर सेकंड इज नॉट ग्रेटर देन। यहां पर जो है कर्माकर साहब ने हम लोगों को पढ़ाया था दोस्तों, ये याद रखिए। जो HN कर्माकर की जो हमारी नोट्स है उसमें मैं ये कट पेस्ट करके डाल दिया हूं कि 3 to 4 मीटर पर सेकंड से अधिक नहीं रहेगी दोस्तों। तो यहां पर मैक्सिमम बोला है प्रश्न में, इसलिए 4 मीटर पर सेकंड से अधिक हवा वहां पर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डस्ट जो है उड़ना स्टार्ट कर देगी दोस्तों। 96 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ए वेंटिलेशन प्रेशर ऑफ 1200 पास्कल इज सर्कुलेटिंग 24 क्यूबिक मीटर पर सेकंड इन ए डिस्ट्रिक्ट। द फ्लो इज रिड्यूस्ड टू 17 क्यूबिक मीटर पर सेकंड इफ प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। फाइंड द साइज ऑफ रेगुलेटर इन स्क्वायर मीटर। दोस्तों हिंदी में समझ लेते हैं इसको क्या कहता है। 1200 पास्कल प्रेशर का यूनिट पास्कल है जो दिया हुआ है वेंटिलेशन प्रेशर, और वो सर्कुलेट कर रहा है 24 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड डिस्ट्रिक्ट में। हवा जो है क्वांटिटी दिया हुआ है हवा की वो 24 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है। साथ ही कहता है कि फ्लो को जो ये हवा की मात्रा है उसको कम कर दिया गया, रिड्यूस्ड कर दिया गया। रिड्यूस्ड करके कितना कर दिया गया है, 17 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड कर दिया गया है दोस्तों। यदि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट है, प्रेशर जो है 1200 ही अगर रहती है, तो रेगुलेटर की साइज क्या होती है दोस्तों। तो आपको याद होनी चाहिए कि रेगुलेटर क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट में जो प्रवेश करने वाली जो हवा होती है उसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग एक खिड़की जैसा, विंडो जैसा रेगुलेटर इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट में जितनी जरूरी हवा है उतना ही हवा हम उसमें भेजने का प्रयास करते हैं, ताकि बाकी डीप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें हवा पहुंचती रहे और वहां पर कंफर्टेबल रूप से वर्कर जो है, एम्प्लॉय जो है काम करते रहे दोस्तों। तो यहां पर रेगुलेटर जो होती है एयर को मिनिमाइज, एयर क्वांटिटी को मिनिमाइज करने का काम करती है दोस्तों। तो अब अपन लोग जो है यहां पर मैं ए नंबर ऑप्शन पढ़ता हूं, या ऑप्शन पढ़ने के पहले आपको याद दिला देना चाहता हूं दोस्तों कि इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ द माइंड आप EMT वॉल्यूम 2 में पढ़े होंगे, या अभी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों कि इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ द माइंड, जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और ये फॉर्मूला इसकी होती है 1.2 Q/√P
जो एसआई सिस्टम में होती है दोस्तों। साथ ही ए बराबर जो है आपको 1.2 बटे रूट आर भी होती है, क्यू और पी को मिनिमाइज करके यहां पर रूट आर के रूप में हम पेस्ट किए हुए हैं दोस्तों। तो इनमें टर्म्स क्यू पी आर क्या होती है, ए क्या होती है, ये तो यहाँ इक्विवेलेंट ओरिफिस इन स्क्वायर मीटर होती है, यानी कि स्क्वायर मीटर में, मीटर स्क्वायर में इक्विवेलेंट ओरिफिस होती है, जिसका रेगुलेटर की जो साइज पूछा है यहाँ पर ए एरिया ही पूछा है, रेगुलेटर का लंबाई और चौड़ाई ही पूछा है दोस्तों। क्यू क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लोइंग इन क्यूबिक मीटर पर सेकंड, क्यू जो है क्यूबिक मीटर पर सेकंड में क्वांटिटी जो फ्लो हो रही है, हवा जो बह रही है, हवा की मात्रा जो बह रही है उसकी बात करता है दोस्तों। पी जो है प्रेशर एब्जॉर्ब इन पास्कल, जो पी है वो प्रेशर है जो कि पास्कल में उसको बताना है दोस्तों। रेजिस्टेंस ऑफ माइन का जो रेजिस्टेंस है पर डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट का जो रेजिस्टेंस है उसको किलो मूर्ग में, रेजिस्टेंस का यूनिट है दोस्तों किलो मूर्ग, उसमें जो है व्यक्त करना है दोस्तों। तो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में दिखाऊं, ये दो फार्मूला आप याद रखिएगा दोस्तों। इसके साथ ही जो है एरिया बराबर 0.385 क्यू बाई रूट पी भी जो है फार्मूला होती है दोस्तों, या जो है 0.385 रूट आर भी फार्मूला होती है, इक्विवेलेंट ओरिफिस ऑफ द माइन यानी रेगुलेटर की साइज का फार्मूला, जो कि एमकेएस सिस्टम में जो है बात करता है, उसमें जो है आपको वो फार्मूला यूज करनी है दोस्तों। जब यहाँ पास्कल में दिया है तो आपको एसआई सिस्टम में यही फार्मूला यूज करके सॉल्व करना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो ए बराबर 1.2 रूट आर है उसी फार्मूला को यहाँ पर यूज करते हुए सॉल्व करेंगे, जो कि नेक्स्ट प्रश्न में आप देखिएगा। ऑप्शन हम बाद में पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज में देखिए कि मैं इसकी सॉल्यूशन आपको बना करके रखा हूं दोस्तों। ये देखिए कट पेस्ट करके बनाया हूं कि R1 सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विदाउट रेगुलेटर। जब रेगुलेटर लगाने के पहले जो रेजिस्टेंस होती है डिस्ट्रिक्ट की वो कितनी होती है दोस्तों, तो P बटे क्यू अन 1 स्क्वायर मैं यहां पर फॉर्मूला लिखा हूं, P बराबर आर क्यू स्क्वायर के अनुसार जो है P बटे में Q1 स्क्वायर दिया हूं। P जो है 1200 है, Q जो है क्वांटिटी शुरुआत में कितनी थी 24 इंटू 24 हो जाएगी Q स्क्वायर के चलते, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए दोस्तों 2.083 किलो मूर्ग आएगा। अब देखिए R2 रेजिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विथ रेगुलेटर, वे रेगुलेटर जब लगा देते हैं हवा को कम करने के लिए, हवा की मात्रा को कम करने के लिए, तब डिस्ट्रिक्ट की रेजिस्टेंस कितनी होती है, वो P बटे में Q2 स्क्वायर में लिखा हूं। P जो है आपका 1200 है और Q2 जो है 17 हो गई थी, तो 17 इंटू 17 करके कैलकुलेट करता हूं दोस्तों, तो रेजिस्टेंस जो है 4.152 किलो मूर्ग हो जाती है। अब यहां पर आपको रेजिस्टेंस ऑफ रेगुलेटर निकालना है दोस्तों। जब आप बाद वाला जो रेजिस्टेंस डिस्ट्रिक्ट की आ रही है वो जो रेगुलेटर लगाने के बाद, और जो पहले जो रेगुलेटर आप नहीं लगाए थे तब वाली जो रेजिस्टेंस आ रही है डिस्ट्रिक्ट की, उसको आप घटा दीजिएगा, यानी R2 माइनस R1 कर दीजिएगा, तो आपकी आ जाएगी यहां पर 2.06 किलो मूर्ग। यानी रेगुलेटर की, यानी खिड़की की, जो आप खिड़की अपने बिल्डिंग में देखते हैं उसका रेजिस्टेंस की बात कर रहा है कि उसका रेजिस्टेंस कितना यहां पर हो गई है, 2.06 किलो मूर्ग हो गई है। अगर रेगुलेटर की रेजिस्टेंस निकल गई है तो आप वो जो फार्मूला मैं पीछे दिखाया था, एरिया ऑफ रेगुलेटर आप निकाल सकते हैं, A इक्वल्स टू 1.2 अपॉन रूट आर, आर की वैल्यू 2.06 है, उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपकी 0.83 आ जाएगी दोस्तों। इस तरह से आंसर ए जो है आपकी, मैं बैक होता हूं यहां पर, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 0.83, ए में ही 0.83 दिया हुआ है, बी में 0.85, 0.886 नन, यहां पर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। 96 क्लियर हो गई दोस्तों, रेगुलेटर की साइज कैपिटल ए। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं दोस्तों, ये रहा 97 प्रश्न। वाई फ्लीट एंगल इज लिमिट टू 1.5 डिग्री। दोस्तों अभी इस जस्ट पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो जो 6 मिनट समथिंग सेकंड की थी उसका वीडियो मैं अपलोड किया था दोस्तों। इस प्रश्न को आप देखिएगा तो ये रिड्यूस द क्या है, फ्लीट एंगल 1.5 डिग्री तक लिमिट क्यों किया हुआ रहता है, ये